नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रशंसा। और जैसा कि आप जानते हैं कि आयुष्मान में हर बार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर खास जानकारी दी जाती है। इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर राजबाला भदौरिया, डॉक्टर विक्रम कुलकर्णी जो बंसल हॉस्पिटल भोपाल में नाक, कान और गला रोग विशेषज्ञ हैं, और स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट एंड ऑडियोलॉजिस्ट डॉक्टर अनिमा गोयल भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों का आयुष्मान में बहुत स्वागत है। बिल्कुल, और आज जिस तरीके से 3 मार्च है और आज के दिन पूरे विश्व में वर्ल्ड हियरिंग डे यानी कि विश्व श्रवण दिवस के रूप में मनाया जाता है, और इसका खास उद्देश्य लोगों में जागरूकता फैला रहा है। आयुष्मान में आज हम इसी पर बात करेंगे और जानेंगे कि इस बार इस दिवस की थीम के बारे में और सुनने और बोलने की समस्या से कैसे निपटा जा सकता है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले डॉक्टर राजबाला भदौरिया जी, आपसे मेरा सवाल रहेगा, वर्ल्ड हियरिंग डे आज हम मना रहे हैं, 2024 की थीम क्या है, और बहरेपन की डीफनेस की अगर हम बात करते हैं तो इसके आंकड़े क्या हैं? बहरापन, प्रिय दर्शकों, एक छिपी हुई विकलांगता है और इसमें इलाज से बेहतर होता है रोकथाम। बहरापन जब जिसको हो जाता है उसको अर्थव्यवस्था, सामाजिक अर्थव्यवस्था में बहुत रुकावटें आती हैं, उसकी भाषा में, उसके सामाजिक अकेलापन, उसका रोजगार, उसकी अनुभूति, हर चीज़ में। और चिंता की बात यह है कि बहरापन के आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं, इसलिए हमें इस तरह का एक दिन रखना पड़ता है साल में, सबको जागरूकता फैलाने के लिए। इस साल की थीम है मानसिकता बदले, और आइए हम सब मिलकर कान और सुनने की देखभाल सबके लिए एक वास्तविकता बनाएं। अब ये शब्द जो है मानसिकता बदले, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इस पे गौर दीजिए। देखिए, जैसे आप कोई कमरे में जाएं जहां धुआं है तो आंखें मिचमिचाने लगेंगी, आप तुरंत वहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन उसी कमरे में अगर ध्वनि है 75 डेसिबल से ऊपर, जो हानिकारक है कान के लिए, आप और वहाँ पर डांस हो रहा है, आप वहाँ से नहीं निकलेंगे, आप भी उसी में कूद जाएंगे। दूसरी बात, सपोजिंग आपका आँख में लालपन है, 4 आदमी आपको बोलेंगे आपकी आँख क्यों लाल है, आपकी आँख क्यों लाल है, लेकिन जब कान में समस्या हो जाती है वो तो दिखता नहीं है, यह एक छिपी हुई प्रॉब्लम है, दिखता नहीं है, तो आपको ही उसके बारे में सोचना पड़ेगा और उसका इलाज कराना पड़ेगा। जो आंकड़े हैं ये बहुत ही चिंताजनक हैं। कहते हैं कि 360 मिलियन लोग पूरे विश्व भर में बहरेपन का शिकार ऑलरेडी हो चुके हैं, और आने वाले समय में 1 से 2 बिलियन नवयुवक जो कि 12 साल से लेकर जो 12 साल से 35 साल की उम्र में है, ये भी जल्द ही इस श्रेणी में आ जाएंगे। अभी जो हमारे पास मरीज आते हैं वो करीब 60 साल पर, 65 साल पे बोलते हैं हमें कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन ये पीढ़ी और भी जल्दी आएगी, 45 साल 50 साल में आने लगेगी। तो यह एक चिंताजनक बात है। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने आंकड़े बताए वाकई ये चिंताजनक है। लेकिन अगर हम बात करें, नवजात शिशुओं में भी ये समस्या हमें देखने को मिलती है। सुनने की क्षमता में कमी को हम कितने जल्दी पता लगा सकते हैं, और इसका इलाज कैसे संभव है? अरे, इसका तो इमीडिएटली जैसे बच्चा पैदा होता है, आजकल स्क्रीनिंग है, नेशनल प्रोग्राम है, आप तुरंत पता कर सकते हैं कि बच्चे में कोई सुनने की शक्ति कम है कि नहीं। इसके बारे में विस्तार में मैडम अनिमा गोयल और बताएंगी आपको। बिल्कुल, अनिमा जी, आपके पास मैं आना चाहूँगी। जिस तरीके से मैडम ने बोला कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो हम कैसे पता लगा सकते हैं कि डेफनेस की प्रॉब्लम है, चाहे नवजात शिशु की हम बात करें या फिर अडल्ट की बात करें? ओके, सो प्रॉब्लम पता लगाने के लिए हमें जल्दी से जल्द, अगर कोई नवजात शिशु है तो उसकी, जैसा मैडम ने बताया, 24 घंटे के उपरांत ही उसकी कान की जांच शुरू की जा सकती है। उस जांच के अंदर हम 2 तरह की टेस्ट होते हैं, जिसे हम OAE, ऑटो अकॉस्टिक एमिशन एंड ऑटोमेटेड AABR के द्वारा की जाती है। सो इस जांच में हम कान के सबसे अंदरूनी वाले हिस्सा, जिसे कॉक्लिया कहते हैं, उसकी जांच करते हैं और कान की क्षमता का पता लगाते हैं। एवं AABR में हम कान के नस की जांच करते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि बच्चे को कोई दिक्कत है या नहीं। पता लगते ही इसका इलाज हम शुरू कर सकते हैं, जिसमें कॉक्लियर इम्प्लांट स्पीच थेरेपी शामिल है।
बिल्कुल, ये जो थेरेपी की आपने बात की है, ये मैं जानना चाहूँगी डॉक्टर विक्रम से, ये थेरेपी आखिरकार क्या है, कैसे इसका इलाज लोग करा सकते हैं, और अगर एक्सीडेंटली भी हम देखते हैं डेफनेस हो जाती है लोगों में, तो इसका इलाज कैसे संभव है? पहले तो नवजात शिशु को अपनी नॉर्मल माइलस्टोन से गुजरने के लिए जो स्क्रीनिंग होता है, दोनों मैडम ने बताया कि स्क्रीन करने के बाद पहले बच्चे को हम हियरिंग एड दे के कुछ हद तक देखना चाहेंगे, शायद 3 या 6 महीने तक कि उसकी नॉर्मल माइलस्टोन्स हो रहे हैं कि नहीं, जो भाषा डेवलप हो रहा है कि नहीं। फिर भी मतलब कि 3 या 6 महीने के बाद भी उसका भाषा बिल्कुल मतलब कि माइलस्टोन प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, तो फिर हम लोग आते हैं अपने कॉकलियर इम्प्लांट के बारे में। तो कॉकलियर इम्प्लांट को जितनी जल्दी हो सके, यूजुअली 18 महीने के अंदर डाल दिया गया तो ना वो जो बच्चा पैदा हुआ है जो बहरापन से, तो वो एक नॉर्मल बच्चे की तरह ही प्रोग्रेस करके, ग्रोथ करके अपने नॉर्मल बच्चों में शामिल होकर अपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोग्रेस करेगा। बिल्कुल, आपके पास में लौटूंगी और ये भी जानने की हम कोशिश करेंगे कि कॉकलियर इम्प्लांट अगर होता है तो कई हम देखते हैं कि लोग इसको अफोर्ड भी नहीं कर सकते, तो ऐसे में वो कैसे इलाज करा सकते हैं। लेकिन डॉक्टर राजबाला भदौरिया जी, आपके पास में आऊँगी। बच्चों में हम देखते हैं हियरिंग लॉस हो जाता है, लेकिन इसके कारण क्या है, आखिरकार इसके पीछे क्या कारण और सिम्टम्स कैसे पहचानें? देखिए, बच्चों में अगर मुख बधिर है, मतलब पैदाइशी वो बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, तो 50% तो वंशानुगत होते हैं। वंशानुगत मतलब एक वंश से दूसरे वंश में, चाहे 1-2 वंश स्किप भी कर जाए। और उन पॉकेट्स में ज़्यादा देखा जाए जहाँ लोग शादियाँ आपस में करते हैं या नज़दीक के रिश्तेदारों में करते हैं, 50%। बाकी 50% जो है वो इन्फेक्शंस मतलब कीटाणु, वायरस हो चाहे बैक्टीरियल हो, इसको हम ज़रूर कंट्रोल कर सकते हैं। और इसमें आपका जो टीकाकरण है, इसका बहुत बड़ा हाथ रहता है इसको रोकथाम करने के लिए। और तीसरा बच्चों में कारण है कुछ दवाइयाँ। कुछ बच्चे बहुत बीमार होते हैं और हमें आईसीयू में रखना पड़ता है, कई बार ऐसी दवाइयाँ देनी पड़ती हैं जो कान पर प्रभाव डालती हैं। हालांकि हम ध्यान रखते हैं और उसको निगरानी में रखते हैं, बट फिर भी ये भी एक कारण है। तो ये 3 मुख्य कारण हैं छोटे बच्चों में। बिल्कुल, अनिमा जी कहते हैं कि अगर बच्चा सुन नहीं पाता तो बोल भी नहीं सकता, इसके तहत कम्युनिकेशन भी प्रभावित होती है और हम देखते हैं कि समाज से दूर हटने लगता है व्यक्ति। तो क्या ये एक मिथ है? अगर सही टाइम पर डिटेक्ट कर ली जाए प्रॉब्लम तो इससे बचा जा सकता है। डेफिनेटली, दैट्स करेक्ट। अगर हम इसका सही उम्र पर पता लगा, जैसे मैंने पहले भी बताया, तो उसकी स्पीच थेरेपी शुरू करके बच्चा एक नॉर्मल बच्चे की तरह समाज में पार्टिसिपेट कर सकता है, बातचीत कर पाएगा, उसका सोशल डेवलपमेंट, उसका मानसिक विकास पूरा संपूर्ण रूप से हो पाएगा। बिल्कुल, आपने सही कहा। विक्रम जी, आपके पास मैं आना चाहूँगी। जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे थे थेरेपी की, कॉकलियर इम्प्लांट, अगर हम देखते हैं कई लोग अफोर्ड नहीं कर सकते इस इलाज को, तो उनके लिए आप क्या बताना चाहेंगे? क्योंकि गवर्नमेंट की भी कई ऐसी स्कीम है जिसका लाभ लोग ले सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर जानना चाहिए सब लोगों को कि जो आर्थिक क्षमता के नीचे वाले लोग रहते हैं उनके लिए तो सरकार ने तो ऑलरेडी स्कीम शुरू कर दिया है। इसको एडिप करके बोलते हैं, असिस्टेंस फॉर द डिसेबल्ड इंडिविजुअल्स फॉर द परचेज ऑफ द हियरिंग एड्स एंड द कॉकलियर इम्प्लांट करके। उसमें सरकार खुद 7 लाख तक, अप टू 7 लाख तक जो कॉकलियर इम्प्लांट का परचेज हो, उसके बाद में जो बहुत ही इंटेंसिव स्पीच थेरेपी होता है, उसके लिए सरकार इसके लिए मदद करती है। जो आर्थिक से क्षमता नहीं रखते ये कॉकलियर इम्प्लांट अफोर्डेबिलिटी के लिए। बिल्कुल, तो क्या सभी इस योजना का लाभ ले सकते हैं या फिर कुछ इसके लिए भी गाइडलाइंस है? इसके लिए गाइडलाइंस है। जो माँ बाप रहते हैं उनकी हर महीने की आय कम होना चाहिए, और एक उनका एक गाइडलाइंस है, वो एक इनकम ग्रुप का, तो उसके तहत ये आता है। और ये 5 साल के कम उम्र वाले बच्चों में ही गवर्नमेंट इसको सैंक्शन करते हैं। बिल्कुल, डॉक्टर राजबाला जी, अगर बात करें कि नवजात शिशु की हम यहाँ पर बात कर रहे थे, लेकिन अडल्ट्स की हम बात करें तो हियरिंग लॉस प्रॉब्लम उनको भी हो रही है। आजकल कई लोग इसका शिकार हो रहे हैं, तो इससे कैसे बचा जा सकता है? सिम्टम्स आखिरकार क्या? अडल्ट्स में और भी कारण जुड़ जाते हैं। एक तो इंजरी, चोट। ये नवयुवक जो गाड़ी चलाते हैं बिना हेलमेट के या 4 पहिए का वाहन भी चलाएंगे बिना सीट बेल्ट लगाए, एक्सीडेंट होता है, सिर में चोट लगती है और कान खराब हो जाता है।
ट्यूमर मतलब कोई रसौली, ब्रेन में अगर कुछ ट्यूमर हो गया और आपको अगर उसका ऑपरेशन करवाना पड़ा तो कई बार कान खराब हो जाता है। तीसरा, दवाइयाँ भी हैं, जो बुज़ुर्ग लोग हैं, जो ब्लड प्रेशर की कुछ दवाइयाँ हैं, कई बार कान में असर डालती हैं। यदि मरीज कंप्लेन करने लगता है तो हम उसे बदल देते हैं। और चौथा सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग आजकल की दुनिया में, आधुनिक दुनिया में है आपका ध्वनि प्रदूषण। और ध्वनि प्रदूषण एक बहुत बड़ा मुख्य कारण हो गया है। कोई भी इवेंट होगा आजकल इवेंट मैनेजर के बिना नहीं होता, और इवेंट मैनेजर बिना शोर मचाए इवेंट ही नहीं होता है। तो चाहे वो स्कूल में फंक्शन हो, चाहे वो स्कूल का स्पोर्ट्स डे हो, या चाहे वो बच्चे का नामकरण हो, या कोई धार्मिक स्थल हो, कुछ भी, मतलब आपका ये आवाज़ से आदमी दूर नहीं रह पाता है। और हमारे चीफ मिनिस्टर श्री मोहन यादव ने कुछ निर्देश दिए हैं मध्य प्रदेश में कम से कम, कि शोरगुल, ये कोलाहल अधिनियम है, इसमें आदमी को सज़ा मिल सकती है। 55 डेसिबल से ऊपर दिन में नहीं होना चाहिए और रात में 45 डेसिबल से ऊपर नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 10 बजे के बाद आपका डीजे नहीं बजना चाहिए। लेकिन मेरे प्रिय दर्शकों, हम एक प्रजातंत्र हैं, और प्रजातंत्र में जब तक प्रजा नहीं उसके ऊपर शिकायत करेगी, पुलिस भी नहीं कुछ कर पाती है। तो ये मुख्य कारण है बड़े लोगों को प्रॉब्लम्स होने में, सुनाई देने के कारण। अनिमा जी, जिस तरीके से मैडम ने बताया कि नॉइस पॉल्यूशन की वजह से भी चीज़ें प्रभावित होती हैं, लेकिन अगर हम बात करें डेफनेस की, तो अगर ये प्रॉब्लम, ये समस्या किसी को है और वो सुन नहीं पाता, तो इससे कई चीज़ें प्रभावित होती हैं, चाहे प्रोफेशनलिज्म में हम बात करें या फिर उसके पर्सनल बिहेवियर में भी, या फिर घर परिवार में भी कैसे वो बिहेव करता है, सारी चीज़ें प्रभावित होती हैं। तो इसको कैसे दूर किया जाए, और अगर किसी को ये समस्या है तो वो इसको समझे और समझ के सही इलाज ले और आगे बढ़े। इस समस्या को दूर करने के लिए, इसका समाधान करने के लिए द की इज़ अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड अर्ली इंटरवेंशन। जितना जल्दी इसे हम पहचानेंगे, जैसे मैंने बताया था 136 रूल होता है कि पहले 3 महीने में उसका डिटेल डायग्नोसिस के बाद ट्रीटमेंट शुरू किया जाए, ताकि उसको ये सारी हैंडीकैप और डिसेबिलिटी से बाहर निकाला जा सके जल्दी से जल्द। बिल्कुल। और डॉक्टर विक्रम, जिस तरीके से अभी हम लोग बात कर रहे थे कॉक्लियर इम्प्लांट की, इसके घटक क्या है और लोगों को आप क्या इसके बारे में बताना चाहेंगे? न्यू बॉर्न बेबीज़ की भी हम बात कर रहे थे, अडल्ट और बुजुर्गों को भी आप क्या कहना चाहेंगे? रही न्यू बॉर्न बेबीज़ का, जो जिनको अर्ली डायग्नोसिस हुआ है न्यू बॉर्न हियरिंग स्क्रीनिंग के तहत, और इनको 18 महीने या 2 साल, मैक्सिमम से 4 साल तक भी इनको इम्प्लांट कर दिया, तो वो अपनी नॉर्मल लैंग्वेज एक्वायर करेगा और कम्युनिकेट करेगा। तो फिर वो अपनी नॉर्मल जो दूसरों बच्चों के साथ जो नॉर्मल एजुकेशन है उसके साथ वो घुल मिल जाएगा, और नॉर्मल बच्चे की तरह ही वो अपना प्रोग्रेस करेगा। चाहे वो वोकेशनल हो, अपने एम्प्लॉयमेंट का बाद में बात हो, वो उतनी हुनर दिखाएगा जितनी नॉर्मल बच्चे दिखाते हैं। रही बात जो बाद में लोगों को दिक्कत आई है सुनाई देने का, उनके लिए भी एक तरह का सोसाइटी से आइसोलेट करना महसूस कर लेंगे वो लोग। जब उनकी सुनाई देने कम हो जाएगा, वो खुद को कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। अगर वो थोड़ी सी अभी काम करने के उम्र में है तो फिर उनकी थोड़ा बहुत सारी आमदनी भी कम हो जाती है। तो उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छी अवकाश होगा कि कॉक्लियर इम्प्लांट करवाने का। वो लोग जल्दी से जल्दी इसको नॉर्मल सुनने का क्षमता पकड़ पाएंगे 2-3 महीने के अंदर। हालांकि जो बच्चों में 2-3 साल तक जो इंटेंसिव स्पीच थेरेपी चलता है, इनको तो 2-3 महीने के अंदर ही क्षमता वापस फिर से आ जाएगा, वो फिर अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुजर पाएंगे। डॉक्टर विक्रम, अगर कॉक्लियर इम्प्लांट की हम बात कर रहे थे, इसके अलावा भी क्या कोई और थेरेपी, इलाज या फिर सर्जरी संभव है? इससे पहले कॉक्लियर इम्प्लांट इज़ अ लास्ट रिसोर्ट। इससे पहले 3 से 6 महीने तक सभी इंडिविजुअल्स को हियरिंग एड की मदद दी जा सकती है, मगर हियरिंग एड से भी ये परे निकल गए कि इनको सुनाई नहीं देता, तो फिर हम कॉक्लियर इम्प्लांट के लिए ये करते हैं। अगर फिर भी ये दोनों अफोर्ड नहीं कर पाते तो एक तरह का लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन मेंटेन करने के लिए देयर इज़ अ वे, साइन लैंग्वेज को अपनाना पड़ता है। ठीक है अनिमा जी, नवजात शिशुओं की हम बात कर रहे हैं, अगर उन्हें सुनने में कोई दिक्कत है, परेशानी आ रही है,
तो इसके बारे में कैसे पता लगाएं पेरेंट्स, इसकी जांच कैसे होती है? सो इसके बारे में पता लगाने में पेरेंट्स कुछ लक्षण बच्चों में नोटिस कर सकते हैं। जैसे बच्चा बॉर्न होने के बाद, पैदा होने के बाद अराउंड 3-4 महीने में अगर वो आवाज़ों की तरफ गर्दन नहीं घुमा रहा है, या अगर 8 से 10 महीने का हो गया है और अपने नाम पर पलट के नहीं देख रहा है, मोबाइल की घंटी या डोरबेल की साउंड को नहीं सुन पा रहा है, या फिर वो ज़्यादा इशारे कर रहा है, तो हम उसमें हियरिंग लॉस सस्पेक्ट कर सकते हैं। यही नहीं, अगर हम देखते हैं कि वह अपने हम उम्र के बच्चों जितना परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, तो भी हम उसमें हियरिंग लॉस सस्पेक्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें तुतलाहटपन या मिसआर्टिकुलेशन नोटिस करा जाता है अगर उनकी हियरिंग की सिवियरिटी या कहें डिग्री अगर कम होती है। तो ये सब लक्षणों का पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए, और अगर वो इन्हें देखते हैं तो जल्दी से जल्द विशेषज्ञों से परामर्श शुरू करना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर राजवाला, अनुमा जी ने जिस तरीके से ये सिम्टम्स बताए, लेकिन हम देखते हैं कई पेरेंट्स ऐसे रहते हैं जो इन सिम्टम्स को पहचान नहीं पाते, और कई बार हम देखते हैं कि देखने के बाद भी इग्नोर कर देते हैं। तो ये कितना खतरनाक है उनके बच्चे के लिए, क्योंकि हर एक छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देने की पेरेंट्स को भी बहुत ज़रूरत है। या पेरेंट्स पहले मिला जुला परिवार होता था, दादी नानी साथ रहते थे, तो पेरेंट्स को इतनी मुश्किल नहीं थी, कोई ना कोई घर में पकड़ ही लेता था। अभी या तो इंस्टीट्यूशन में डिलीवरी हो तो उस टाइम पकड़ में आ जाता है, क्योंकि सबको अभी नेशनल प्रोग्राम के हिसाब से सबकी स्क्रीनिंग की जाती है। और अगर बाद में भी वो नहीं पकड़ पाएंगे तो वही लैंग्वेज, अगर इसी कॉक्लियर इम्प्लांट जैसे डॉक्टर विक्रम ने बताया, जल्दी से जल्दी लगेगा तो नेचुरल नॉर्मल बच्चा की तरह बात करेगा, और यदि देर से लगेगा तो नुकसान उसी बच्चे का होता है, बिकॉज वो फिर वो उस तरह से लैंग्वेज नहीं बोल पाता, उसका कुछ ब्रेन का हिस्सा उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता जैसे कि नॉर्मल बच्चे का रिस्पॉन्ड करना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर विक्रम, आपके पास भी कई पेशेंट्स आते हैं, आप पेरेंट्स को क्या बताना चाहेंगे, और अडल्ट्स को, बुजुर्गों को भी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस रहा है, तो ऐसे में जो दर्शक हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं आज, उनको आप क्या मैसेज और क्या बताना चाहें? फर्स्ट ऑफ ऑल, आज के हियरिंग एड के दिन तो पहले प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन अ क्योर। हाँ, हो गया तो बहरापन, तो फिर उसको जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके उसको रिहैबिलिटेट कराइएगा, या तो हियरिंग एड से या तो कॉक्लियर इम्प्लांट से, क्योंकि जितना आप अपने आप को स्वस्थ, अच्छे सुनने के काबिल बना पाएंगे, तभी आप दूसरों को अपनी विचार और इमोशंस एक कम्युनिकेट कर पाएंगे, क्योंकि ये एक साधन है एक स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट में। नहीं तो आप अपने आप को एक आइसोलेशन महसूस करेंगे, अपने आप को दूसरों से दूर रहेंगे, और एक जो नॉर्मल सोसाइटी में जो बातचीत करके अपने आप को व्यतीत करना होता है, वो सब से आप अलग हो जाएंगे। तो ऑलवेज़ बेटर कि जितना जल्दी हो सके आप अपनी कान नाक गला विशेषज्ञ से परामर्श करके उसको अच्छे से रिहैबिलिटेट कराइएगा। हाँ, हालांकि ऑलवेज़ बेटर, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन द क्योर। तो इसको रोकने की कोशिश भी करिएगा। आपके आसपास में भी कहीं पे भी शोर गिर होता है तो जैसे कि मैडम ने बताया कि उसको भी आप थोड़ा रोकथाम कर सकते हैं, और अपने आप को ज़्यादा लाउड साउंड से भी बचा के रखिए। डॉक्टर राजवाला जी, अगर किसी को कोई सिम्टम्स नहीं है या अगर सुनने में परेशानी भी नहीं है, तो लोग अपने कानों का ख्याल नहीं रखते, कई तरह की लापरवाहियाँ बरतते हैं, तो ऐसे में अपने कान की केयर कैसे लोग कर सकते हैं? केयर तो छोटी छोटी चीज़ें कई बार बड़ी चीज़ें बन जाती हैं, और सबसे कॉमन चीज़ जो देखी गई, लोग वो काड़ी इस्तेमाल करते हैं कान में खुजाने के लिए। जब हम काड़ी इस्तेमाल करते हैं और खुजाते हैं कान, आनंद सा एक फीलिंग आती है, एक नर्व स्टिमुलेट होती है और अच्छा लगता है, और आदमी फिर वो करता ही जाता है। अंदर की जो खाल है बहुत पतली है, छोटा मोटा भी खरोच आ जाएगी तो वो दुखने लगता है, फिर पानी आने लगता है, फिर उसमें कुछ और हो जाता है, और इस तरह से वो बढ़ता ही जाता है। तो कभी भी काड़ी का इस्तेमाल ना करें। अगर आपको स्विमिंग पूल में जाना है तो सबसे पहले अपना कान का जांच करवाएं, अगर उसमें मैल है तो मैल निकालें, फिर उस स्विमिंग पूल में जाएं, क्योंकि मैल पानी से फूल जाता है, फूलने के बाद फिर वहाँ पर इन्फेक्शन हो जाता है। तीसरी बात यह है कि अगर हवाई जहाज में जाना है और आपको सर्दी जुकाम है तो डॉक्टर की राय पहले ENT स्पेशलिस्ट को दिखा दें, क्योंकि जब आप हवाई जहाज में ऊपर जाएंगे या हवाई जहाज नीचे आएगा उस टाइम आपको कान में बहुत पीड़ा होगी और आपके कान के पर्दे फट भी सकते हैं। अगर आप इंडस्ट्री में हैं तो जो आपको उपकरण दिया गया है अपने कान के बचाव के लिए, उसका प्लीज़ इस्तेमाल करें।
और लास्ट में मैं ये ज़रूर आपको कहना चाहूँगी कि ये सब जो प्रिवेंशन है, जो बचाव है, गर्भवती माँ से ही शुरुआत हो जाती है। माँ जब गर्भवती होती है उसका स्क्रीनिंग थायराइड प्रॉब्लम्स के लिए बहुत ज़रूरी है। कई माँ ऐसी हैं जो थायराइड की दवाई ले रही होती हैं और जब बच्चा पेट में आता है वो सोचती है अब वो बच्चे पर असर ना करे तो वो दवाई लेना छोड़ देती हैं। अब इसमें बच्चा मुखबधिर पैदा हो जाएगा। कई बार ऐसे हमें ये दवाइयाँ बढ़ानी पड़ती हैं, हटानी नहीं पड़ती हैं। तो माँ का जब गर्भवती है उसकी अच्छी देखभाल हो, उसका टाइम से जांच हो, इंस्टीट्यूशन में डिलीवरी हो जहाँ ऑक्सीजन की कमी ना हो। ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, दिमाग पे जोर पड़ेगा और फिर कान खराब हो सकता है। टीकाकरण अवश्य कराएं अपने बच्चों का और तेज़ आवाज़ से, ध्वनि से ज़रूर दूर रहें। मेरा आपका यही संदेश है कि इस पर आप बहुत ध्यान रखें। छोटी मोटी चीज़ें कान की लापरवाही मत करें कि हम कान में तेल डाल दिया और ये डाल दिया और फिर ठीक हो गया, क्योंकि ये छिपी हुई चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं। इन पर अस्पताल पे जाइए और इसीलिए यह है मानसिकता बदलिए, इसका उद्देश्य। बिल्कुल सही कहा आपने, मानसिकता बदलने की ज़रूरत है और लोगों को जागरूक होने की भी ज़रूरत है। अनुमा जी, अगर बात करें तो यहाँ पर जागरूकता कितनी ज़्यादा ज़रूरी है? लोगों को ये पता ही नहीं होता कि उन्हें कहाँ टेस्ट कराना है, क्या करना है। न्यूबॉर्न बेबी है तो कैसे ध्यान रखना है, लेकिन उनके पास क्या कुछ ऑप्शंस है, कैसे वो इस समस्या को डिटेक्ट कर सकते हैं? तो यही है कि उनको सभी माइलस्टोन्स का ध्यान रखना पड़ेगा। बंसल अस्पताल में हम हियरिंग स्क्रीनिंग के बाद एक उनको माइलस्टोन्स का चार्ट देते हैं जिसमें उनको हर महीनों के पीरियड्स में चेक करना पड़ेगा कि बच्चा ये सोशल माइलस्टोन्स, स्पीच एंड लैंग्वेज माइलस्टोन्स या कॉग्निटिव माइलस्टोन्स, उसका मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक विकास, बोलने का विकास हो रहा है नहीं हो रहा है, वो पेरेंट्स को ट्रैक करना चाहिए। अगर उसमें 3 या 4 महीने से ज़्यादा डिले आता है तो उन्हें जल्द ही एक विशेषज्ञ से परामर्श लेना चाहिए। डॉक्टर विक्रम, आपके पास भी कई पेशेंट्स आते हैं, ऐसे में आप आमतौर पर क्या देखते हैं? क्या लापरवाही पेशेंट बरतते हैं या फिर पेरेंट्स बरतते हैं? और बुजुर्गों में भी अगर हम बात कर लें, ओवरऑल अगर सभी की हम बात करें तो उनको क्या मैसेज आप कन्वे करना चाहेंगे? पहले तो जो नवजात शिशु के बारे में डिलेड माइलस्टोन पाते हैं वो इतनी डिले कर जाते हैं कि उसकी मानसिकता ऑलरेडी स्पीच एंड लैंग्वेज एक्विजिशन के पार चले जाता है। क्योंकि माना कि एक बच्चा आता है कि 5 साल के ऊपर, फिर तो वो सुन पाएगा मगर वो अपनी आप से वो जो सुनाए हुआ है फिर से उसको रिपीट करने के लिए, लैंग्वेज को खुद को प्रोड्यूस करने के लिए बहुत ही दिक्कत करता है। तो इसीलिए जितना जल्दी हो सके उसको हियरिंग स्क्रीनिंग पे लाना है बच्चे को, और जितना जल्दी हो सके अगर उसमें हियरिंग स्क्रीनिंग में कुछ भी कमी आता है तो पहले हियरिंग एड का इस्तेमाल करें कुछ 3 या 6 महीने तक, फिर कॉक्लियर इम्प्लांट का हम सोचते हैं, क्योंकि वो काम नहीं कर पाता है तो फिर ये लास्ट रिसोर्ट आता है। और रही बड़ों की भी बात, लाउड साउंड से बचिएगा सब लोग, और ये अपने आप को नहीं पूरी सोसाइटी में भी फैलाइएगा कि बिकॉज आजकल लाउड साउंड्स इतने हो रहे हैं कि इन अ पब्लिक प्लेस वो नहीं करना चाहिए। दो इंस्पाइट वो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर होने के बाद भी लोग इसको नहीं परख रहे हैं। और अपने आप को खुद की मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, कान के लिए किसी विशेषज्ञ के पास जाएगा, खुद से कान साफ़ करने का ये वो कोशिश मत करिएगा, क्योंकि थोड़ा सा भी कुछ चूक हो गया तो फिर आप सुनने की क्षमता कम हो जाएगा। तो यही एक अवेयरनेस हम लोग फैलाना चाहते हैं सोसाइटी में, ताकि हम तो जानते हैं और दूसरों को भी जानना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके उसका इलाज करवाएं। बिल्कुल सही कहा आपने, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। और ऐसे में अगर पहले से डिटेक्ट ये प्रॉब्लम लोग कर लेते हैं, चाहे नवजात शिशु की हम बात करें, अडल्ट की बात करें या फिर बुजुर्गों की बात करें, तो ये जो बहरेपन की दिक्कत है उससे लोग बच सकते हैं। और जिस तरीके से आप लोग ने गाइड किया है दर्शकों को और बताया है कि इस समस्या से कैसे बचा जा सकता है, निश्चित तौर पर जो दर्शक हमारे देख रहे हैं उनको इससे लाभ ज़रूर मिलेगा। आप तीनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों को ये अहम जानकारी देने के लिए। तो इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, और बंसल न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए बंसल न्यूज़। नमस्कार।